ऑनरेबल हाई कोर्ट के हवाले से बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत खुद एतमादी थी आपने, एक अलग किस्म की। और आप ये कहते रहे कि मुझको उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हाई कोर्ट से हमारी बेल मंजूर हो जाएगी। तो क्या आपके पीछे कोई बड़ा हाथ था जो आपको पहले से बता चुका था कि भाई आपको हाई कोर्ट से बेल मिलेगी और यकीनी तौर पे मिलेगी? ये केस जो है वो 295C के हवाले से जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि जब हाई कोर्ट में प्रॉपर समाअत जिस दिन भी हुई तो ये केस जो है वो कैटेगोरिकल वो इसका जो कंटेंट है बहुत क्लियर है। वो वही बात हुई जब हाई कोर्ट में समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि ये केस तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि जिसका आपसे उनकी अहानत का मामला जो है ना वो किसी पे इल्जाम। अब सब कदर कमिट माजर चाह रहा हूँ, जो बातें ऑनरेबल जस्टिस सदाकत अली खान साहब को समझ में आ गई, आपकी लिखी हुई, वो बातें तारिक अयूब साहब को समझ में क्यों नहीं आई? वो बातें तारिक अयूब साहब को समझ में क्यों नहीं आई? अगर मुस्तकबिल करीब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो इल्जाम लगाने वालों पर कोई सजा होगी? जी बिल्कुल होगी। जी बिल्कुल होगी। और इस केस के अंदर अगर बरी होते हैं तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये मुकदमे बनाए थे। जो एलिगेशन लगाएगा अगर वो प्रूव नहीं होते तो एलिगेशन उसी पर लौट के वापस आएंगे और वो भी उसी तरह की सजा का हकदार होगा। डक्की भाई जो पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर हैं, हमने देखा कि आए रोज उनको अदालतों के चक्कर हथकड़ियों में लगवाए जा रहे हैं, यानी उनके हाथों में हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं और वो अपनी बीवी के साथ, अपनी अम्मा के हमरा, अपनी फैमिली के हमरा शर्मसारी के साथ सर झुकाए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी जमानत आए दिन खारिज हो रही है और उनकी वो पेशियां हो रही है, वो पेशियां भुगत रहे हैं। इंजीनियर साहब पर इससे भी खतरनाक मुकदमात थे, लेकिन एक दिन भी हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हाथों में बेड़ियां नहीं देखी, उनको अदालतों के चक्कर लगाते नहीं देखा। आखिर क्या वजूहात थी? आपके पीछे कोई बड़े हाथ थे, ऐसा क्यों नहीं देखने को आया? आपके पीछे कोई बड़े हाथ थे, ऐसा क्यों नहीं देखने को आया? क्या ये मुमकिनात में से है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर किसी और बयान के कॉन्टेक्स्ट में किसी और जुमले को लेकर 295C का एक और मुकदमा मुबैना तौर पर दर्ज करवाया जा सकता है? हम तो नहीं चाहेंगे कोई इस तरह का कोई जो है आपसे उनका गुस्ताख हो जिसको कोई किसी भी तरह से इसको माफी मिलनी चाहिए। हम तो कभी भी ये बात नहीं चाहेंगे। ट्रायल्स के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को हम अदालतों के चक्कर लगाते देखेंगे, यानी उनको आता जाता आपके हमरा वकला के हमरा देखेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि मेरी तो पूरी कोशिश है कि मामला ट्रायल तक ना जाए। बिलफर्ज अगर आपकी तवक्कुआत के बरखिलाफ ये तमाम मामलात होते हैं और प्लेसमेंट नहीं होती और आपको ट्रायल की जानिब जाना पड़ता है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपनी लीगल टीम के हमरा अदालतों के चक्कर लगाएंगे और उस दौरान अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लोगों की नजर में तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुस्ताखी रसूल हैं मुकदमे की रूह से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े हैं और मुशाहिदा किया, देखने को भी मिले। लोगों ने लिखा है कि जो काम कातिल नहीं कर सका वो काम गाजी करेगा, जो काम कातिल नहीं कर सका वो काम गाजी करेगा। तो यानी ऐसी जहनियत के हामिल लोग हैं। तो अगर कोई माजरा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है तो कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? तो कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? आपने इस मुकदमे को लड़ने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कितने पैसे लिए, कितनी फीस चार्ज की? आज आप रिवील कर दीजिए कितने पैसे लिए और पैसे देने वाला कौन था, जरा हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो जिस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, बाइक है उनके पास एंड्रॉइड फोन तक नहीं है, तो ये लाखों में आपने रकम वसूल की है, आखिर कौन दे गया? कोई बिग ब्रदर था? तो वो तो कह रहे थे कि आप हमसे ये ब्लैंक चेक लें, तो वो तो कह रहे थे कि आप हमसे ये ब्लैंक चेक लें। जो अपोजिशन है, जो मुखालिफिन है, वो भी खामोश नहीं बैठे होंगे। जाहिर है कि वो भी आशिकाने रसूल हैं, वो भी आशिकाने मुस्तफा हैं, वो भी अपने तय खामोश नहीं बैठे होंगे, अपने तय वो भी कोशिशें कर रहे होंगे, सजा दिलवाने की मेहनतें कर रहे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं अपने तय? आप अपने एंड पर क्या कर रहे हैं? हम कब तक उम्मीद लगा सकते हैं और आप पर यकीन बांध सकते हैं कि कोई बड़ी और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इंजीनियर साहब के केस के हवाले से, यानी मुकदमात का इखराज वगैरह? भाई दिसंबर से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो केस जो होगा। इंशाल्लाह हम इसको एंड ऑफ दिसंबर जो यहाँ जो छुट्टियां खत्म होगी दिसंबर की, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको, मुझे तो उम्मीद है कि हम क्वेश्चन को जो है वो कर लेंगे। यानी हाफिज साहब आपका हमारे इस पॉडकास्ट में ये मुमकिन तौर पर दावा है कि 2026 के आगाज ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर 295C का मुकदमा नहीं रहेगा। आप ये फरमा रहे? इसमें तो एविडेंस नहीं है। प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस पेश करेगी, किसकी बेस पे वो सजा दिलवाएगी? लेकिन किसी केस में सजा करवाने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन के पास क्या एविडेंस है? अगर अपोजिशन के पास कोई एविडेंस नहीं है तो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने 3 महीने अपनी फैमिली से दूर काल कोठड़ी में गुजारे, इस तरह से कि जैसे
कोई शख्स जेरे गर्दाब किसी को पुकारे या जैसे किसी शहर मदफून पे वक्त गुजरे, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका देनदार कौन होगा? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक तवाना आवाज है, मशहूर शख्सियत है, उनका केस भी हाईलाइट हो गया और आप जैसे होनहार वकील ने इनका केस ले लिया। मगर माओ के कई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स जो मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के झूठे मुकदमात में कई कई सालों से जेलों में फंसे हुए हैं, इनके मुकदमात कौन लड़ेगा? इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इनकी आवाज कौन बनेगा? क्या इनके मुकदमात इसलिए नहीं लड़े जाते कि वो मशहूर नहीं है या वो इंजीनियर नहीं है? उनके मुकदमात कौन लड़ेगा? उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? उनके मुकदमात कौन लड़ेगा? उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? आप कोर्ट रूम के बाहर उन सहाफियों का नाम लेते रहे जो टीवी पर इस वक्त शोहरत के आला दर्जे पर फायज है। तो क्या आप शोहरत के भूखे थे कि आपको एक मर्तबा से फिर उनकी जानिब से बुलाया जाए, सराहा जाए? या जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन सहाफियों ने इन 100 दिनों में 200 व्लॉग्स करके इंजीनियर साहब का दिफा किया, उनके हक में बात की, आप उनको सहाफी नहीं मानते? आप उनको सहाफी नहीं मानते? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की अकेडमी, उनका लेक्चर, उनका सेशन जेलूम अकेडमी इस वक्त बंद पड़ी है। क्या कानूनी पेचीदगी की अलाहक है कि अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने उस नशिस्त पर बराजमान नहीं हो रहे जिस पर देखने के लिए बहुत सारे लोग बेताब हैं, उनको बेचैन हैं, बिलखुसूस उनके जो स्टूडेंट्स हैं? तो ये कब देखने को मिलेगा, नजर कब आएगा कि इंजीनियर साहब अपना सेशन कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं जमानत के बाद? आप क्या क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं? फिर इंजीनियर साहब को आप उनकी अकेडमी में जाने की इजाजत देंगे? मे बी वो नेक्स्ट वीक अपनी एकेडमी ओपन कर लें। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। ली खमसतुन उतफी बिहा हदल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम मुमालिक, शहरों देहात, गलियों बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको देखा और सुना जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम और तजर्रुर के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि डे 1 से हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के इस केस पर बात की, जो एक मुकदमा उन पर 295C का दर्ज कराया गया। डे 1 से हम उस पर बात कर रहे हैं और हम उनकी लीगल टीम को लीड करने वाले हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी साहब से भी राबिते में रहते हैं और रहे हैं और आपको गाहे गाहे हम इस हवाले से आगाह भी करते रहे हैं। आज एक अहम पॉडकास्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आप इंजीनियर साहब के हवाले से तमाम खबरों से वाकिफ हैं, आगाह हैं। मैं तमहीदन वो गुफ्तगू करूं तो जाहिर है कि आपका वक्त भी जाया होगा। बेहतर यह है कि हम अपने मुद्दे की जानिब आते हैं। तो आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में मैं यही कहूंगा और विंडो में आप उनको देख भी रहे हैं, उनके दर्शन भी कर रहे हैं कि आज एक मर्तबा से फिर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बराजमान है और मौजूद है जो अपने ही आप में एक अंजुमन है, शुआ है, उम्मीद की किरण है, तिंदील है और अंदलीब भी है। मर्द मुजाहिद है, मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, सिपा सालार, बहादुर सिपाही, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फौज के जर्नैल और मुहाफिज खत्म नबूवत भी हैं। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आरजू, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? और अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। बढ़ते हैं आज के मेहमान के तारुफ की जानिब, जिसके हौसले हुए न पस्त और ना ही जज्बे हैं गुरूबी। तशरीफ फरमा है एडवोकेट हाफिज मोहम्मद ताहिर अयूबी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब, मिजाज ग्रामी बखैर, तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने अल्फाज जो कहे हैं, मैं बिल्कुल भी इन अल्फाज का जो है वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ये मैं इनका हकदार नहीं हूँ जो अल्फाज आपने कहे हैं। और आपने ख़ास तौर पर जो शेर कहा है, आपने बड़ा यूनिक सा ही आपने शेर कहा है, तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।
आप लेकिन सलामत मैं रहिए। शायद जाती तौर पे इस शायद वक्त ये आप सोशल मीडिया डिजाइन पर टॉप ट्रेंड कर पता है रहे अपने हैं, पास। क्योंकि 295 सी के मुकदमात में हमने देखा कि जो जाहिर है कि मुल्जिम हुआ करता है वो सजाए मौत पा जाता है या उम्र कैद पा जाता है। लेकिन आपने फकत 3 महीने में जिस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जाहिर है कि एक हाईलाइट केस हो गया था, उनको जिस तरह से आपने जमानत दिलाई है, जाहिर है कि अल्लाह का करम रहा है, लेकिन आपकी रात दिन की मेहनतें शामिल हाल रही। इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको बताता चलूं सोशल मीडिया पर इस वक्त आप छाए हुए हैं। आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फौज का जर्नैल भी कहा जा रहा है, आपको सिपा सलार भी कहा जा रहा है, और आपको जहलुम अकेडमी का फौजी भी कहा जा रहा है, और बिग ब्रदर के नाम से भी आप इस वक्त मशहूर हो रहे हैं। आपकी इजाजत हो, कुछ सवालात मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। जरा तलखियां भी हैं, उनको भी मैं चाहता हूं कि आज कबूल कर ही रहे, और कुछ शिकवे भी हैं, वो भी मैं आपकी खिदमत में आज रखूंगा। इजाजत हो तो मुझे बताइएगा। जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हाफिज कीजिए। साहब, पहला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं मैं, कि हमने देखा, चूंकि मैंने तमहीद में वही गुफ्तगू कर दी, सवाल की रो में आगे बढ़ता हूं। हम देखते हैं कि जिस शख्स पर 295 सी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, मर्द हो या औरत हो, हमने देखा कि उसको सजा मिल जाती है, उम्र कैद हो जाती है, या उसको फांसी दे दी जाती है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि उसको जमानत पर रिहाई मिल जाए, और फिर उसका वकील खुद एतमादी के साथ वो मुस्तकबिल करीब में ये भी कहता हो कि भाई ना सिर्फ ये जमानत है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इसको हम इन मुकदमात से बाइज्जत बरी करवाएंगे। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक ऐसा मुकदमा कराया गया उन पर जिसमें सजा ही मिलती है, लेकिन आपने किस तरह से मेहनत की और उनकी जमानत हो गई, फकत 3 महीने में जमानत हुई, ये कैसे हो गया? आप इसको पहले इस तरह समझें इस मामले को कि 295 सी की जो सेक्शन है, अगर वो सेक्शन, उसका जो कंटेंट है उससे कंट्राडिक्शन रखती हो, उससे मैच ना करती हो, उसका तसादुम हो, तो फिर सिर्फ सेक्शन लगा देने से वो केस जो है वो उनके खिलाफ साबित नहीं हो जाता, बल्कि उन्होंने उस सेक्शन के मुताबिक उसके कंटेंट को भी साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन ने, कि ये जो हमने केस बनाया है ये किस तनाजर में केस बना है, और इसकी जो वर्डिंग है इस केस की, ये सेक्शन अट्रैक्ट करती है 295 सी के साथ। यानी कि ये 295 सी की जो वर्डिंग है, अटरिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करे, तो अगर वो किसी के अल्फाज इस तरह के हों, और फिर वो या कोई ऐसा कंटेंट हो, वट एवर कोई भी हो, अगर वो सेक्शन से अटैच हो या उनसे जुड़ता हो, किसी भी तरह से मैच करता हो, तो फिर कहा जाएगा ये उसमें फॉल करता है। लेकिन इस केस के अंदर जो मैं पहले दिन से बात कर रहा था कि ये केस जो है, आपने इसको समझना है कि इस केस में जो बात हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, वो किसी के अकीदे के कोट करने के हवाले से हुई है, और वो कभी भी किसी को कोट करना जो है वो 295 सी में नहीं जो है वो फॉल करता। लेकिन जिस तनाजर में, जिस बैकग्राउंड में इसको जो है वो एफ को लॉन्च किया गया है, वो इट्सल्फ एक मौमा है, और जो इंशाल्लाह जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये केस उस तरह का नहीं है कि जिसमें कहा जाए। और बाकी अदरवाइज भी जो केसेस हैं, जो जो रियलिटी बेसिस पे जो केस बनाए गए हैं, अगर जेन्युइनली कोई है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कोई इस तरह का कोई जो है आप सल्लम का गुस्ताख हो, जिसकी कोई किसी भी तरह से इसको माफ़ी मिलनी चाहिए, हम तो कभी भी ये बात नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर इसकी आड़ में कोई बेगुनाह लोग हैं, जो जिन पे ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, या जिनको फंसाया गया है, या जिसको किसी भी तरह से जो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये कंटेंट नहीं है, हमने इसको सेंड नहीं किया, रिसीव नहीं किया, या हमने इस पर बात नहीं की, तो फिर जब इस तरह की बात जब की जाती है, तो फिर उनको भी बेगुनाह जो है वो जेलों में नहीं डाला जाना चाहिए, और उनके हद तक जो है चीज़ें कोर्ट्स को भी देखनी चाहिए, और यकीनन जो है उनके जो वकला हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस कर रहे होंगे इन तमाम चीज़ों को। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, मुझे बताइए, आखिरी वक्त तक मैं आपसे राबिते में रहा हूं, और आप हाई कोर्ट के हवाले से, ऑनरेबल हाई कोर्ट के हवाले से बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत खुद एतमादी थी आप में एक अलग किस्म की, और आप ये कहते रहे कि मुझको उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हाई कोर्ट से हमारी बेल मंजूर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो क्या आपके पीछे कोई बड़ा हाथ था जो आपको पहले से बता चुका था कि भाई आपको हाई कोर्ट से बेल मिलेगी और यकीनी तौर पे मिलेगी? देखिए, अगर कोई हाथ इस तरह का बड़ा हाथ पीछे हो, तो आपको तो फिर सेशन से बेल की उम्मीद होनी चाहिए ना। तो सेशन से बेल खारिज हुई, और फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने फिर उसको रिमांड किया, फिर सेशन ने बेल को खारिज किया।
तो अगर हाथ होता तो इतने लंबे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी ना, फिर हमें तो टाइमली बेल मिल जानी चाहिए थी। तो वो जब बेल की प्रॉपर समाप्त होनी थी, मुझे उम्मीद इसलिए भी थी कि हमारा केस बड़ा क्लियर था कि ये केस जो है वो 295C के हवाले से जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि जब हाई कोर्ट में प्रॉपर समाप्त जिस दिन भी हुई, तो ये केस जो है वो कैटेगोरिकल वो इसका जो कंटेंट है बहुत क्लियर है। वो वही बात हुई जब हाई कोर्ट में समाप्त हुई, तो उन्होंने कहा कि ये केस तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि जिसपे आप सल्लम की अहानत का मामला जो है ना वो किसी पे इल्जाम अब लगाए। साहब कतर कलामी की माजरत चाह रहा हूँ, कतर कलामी की माजरत चाह रहा हूँ। जो बातें ऑनरेबल जस्टिस सदाकत अली खान साहब को समझ में आ गई, आपकी लिखी हुई, वो बातें तारिक अयूब साहब को समझ में क्यों नहीं आई? ये नुकता आपका अहम इसलिए है कि हमारे मुल्क में जो सेशन जजेस हैं, इस तरह के जो केसेस हैं, इससे हट के मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको जो एक 9C की एग्जांपल देता हूँ कि 9C के जो मंशियात के केसेस हैं, उसमें 500 या 600 ग्राम की जो मंशियात है उस हद तक वो जो है सेशन कोर्ट्स बेल जो है वो ग्रांट कर देती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा की वो बेल ग्रांट वो नहीं करती। जबकि हाई कोर्ट में हम अपीयर होते हैं 1200 1250, समटाइम बॉर्डर लाइन केसेस में 1300 तक की बेल जो है वो हाई कोर्ट से हो जाती है। तो जैसे ही हम पेश होते हुए बेल हो जाती है, तो क्या ये कहा हम अगर सेशन जज साहब को कहेंगे सर अभी ये जैसे ही आप खारिज करेंगे इस केस को, हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट 1200 में बेल दे देगा हमें, तो आप ही क्यों बेल हमें नहीं दे देते 1200 के ऊपर? तो वो कहेंगे नहीं, हम हमारा इख्तियार नहीं। तो ऐसा लॉ में कि वो सेटल नहीं है ये प्रिंसिपल्स, या कोई रूल्स नहीं बनाए गए कि आपने इसमें बेल नहीं देनी, लेकिन एक प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं कि वो कोर्ट्स अवॉइड करती हैं। और इस तरह की 295C में तो खास तौर पे कोर्ट्स पे प्रेशर होता है, और उस प्रेशर की वजह से भी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनकी ही कोशिश होती है कि मैटर्स को हाई कोर्ट ही डिसाइड करें तो ज्यादा बेहतर है। तो हाफिज साहब, हमारे मुल्क में निजाम इंसाफ इस हद तक जा सकता है कि अगर कोई बेगुनाह शख्स है और उस पर ऐसा मुकदमा दर्ज हो गया, उसको सेशन कोर्ट से ही इंसाफ मिल जाए? मुस्तकबिल में ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए, और ऐसा मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो, और होना भी यही चाहिए। देखिए, अगर एक केस की जो इनिशियल स्टेज है, फॉर एग्जांपल एक मजिस्ट्रेट लेवल का एक केस है कि उसने वहीं से उसकी बेल होनी चाहिए, तो वो मजिस्ट्रेट बेल उसकी नहीं देगा, वो सेशन में जाएगा, ठीक है। फिर वो सेशन में अगर वो बेल नहीं देंगे, वो हाई कोर्ट जाएगा। तो अगर इस वजह से उसको बेल को रिजेक्ट किया जाए कि उसमें जो प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत हो, वो तो चले एक अलग बात है। लेकिन इस वजह से अगर किसी को बेल ना मिले कि वो एक प्रेशर की वजह से, तो फिर मजिस्ट्रेट का तो बेल सुनने का मकसद ही नहीं है, फिर सेशन का बेल सुनने का मकसद ही नहीं है। तो फिर फर्स्ट अपील, जो फर्स्ट बेल ही आपकी जाके हाई कोर्ट में होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लॉ में हो सकता है इन फ्यूचर कोई सेटल डाउन हो ये मैटर। और जो केसेस डायरेक्टली अगर किसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है या वट कोई भी इश्यूज है, तो डायरेक्टली उनको फिर हाई कोर्ट में उनको एंटरटेन किया जाना चाहिए। अदरवाइज उनको सेशन में एक वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो मसाइल हैं उनके हद तक भी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि इस केस के अंदर अगर आप देखते हैं तो सेशन जज ने पूरे केस को देखा और प्रॉपरली उस केस के मुताबिक उन्होंने वो जो है वो तमाम उसको हमारा डाटा जो था उसको लिखा, उन्होंने जो बुक्स का जो मटेरियल था उसके बारे में बात की, फतवाजात के बारे में बात की। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में बात करते वो अपना फैसला जो है वो एक डिटेल में लिख देते, ताकि फिर हाई कोर्ट में जाए तो हाई कोर्ट को उसको एक जीरो से उसको स्टेप को ना लेना पड़े। जबकि हाई कोर्ट फिर उसी फैसले से आगे चल के वो देखेगी कि हमने इसको अब कहाँ लेके जाना है इस केस को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बर्डन जो है वो शिफ्ट किया हुआ है सेशन कोर्ट्स के ऊपर, कि थोड़ा सा वो मैनेज करके लेके आए, फिर हम फर्दर हाई कोर्ट में उसको देख लें उस चीज़ को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हाफिज साहब, मुझे इसमें ऐड ऑन करूंगा, लेकिन जरा मुख्तसर सा बताकर मैं आगे गुजर जाना चाहता हूँ, यानी सवाल रखकर मुख्तसर सा आगे गुजर जाना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि अगर मुस्तकबिल करीब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो इल्जाम लगाने वालों पर कोई सजा होगी? जी बिल्कुल होगी। उनके खिलाफ जो है वो कलंदरा उनके खिलाफ बनेगा, उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई आगे हो सकती है, और डेफिनेटली वो करनी भी चाहिए, ताकि इस तरह के जो मुस्तकबिल में जो केसेस हैं वो ना बने, और इस तरह के मसाइल जो है पैदा ना हो। और जिस तरह से अभी एक एंटी रेप जो एक्ट आया है रिसेंट, भी उसमें आपने देखा है कि बड़ा क्लियर उन्होंने इसमें स्टांस है कि जो एलिगेशन लगाए और वो बाद में उसी के जिम्मे भी वो जो चीज़ें पड़ेंगी, और उस पर जो जुर्माना वगैरह और बाकी चीज़ें, इस तरह के कानून में भी जहाँ डेथ पेनल्टी है, तो इस तरह की शीख जरूर ऐड की जानी चाहिए, या सेक्शन ऐड होनी चाहिए, या उसको प्रोसीजर में ऐड कर दिया जाना चाहिए कि जो एलिगेशन लगाएगा अगर वो प्रूव नहीं होते तो वो एलिगेशन उसी पर लौट के वापस आएंगे, और वो भी उसी तरह की सज़ा का हकदार होगा। तो मुस्तकबिल में तो चीज़ें जो है वो हम तवक्को रखते हैं कि ये चीज़ें हों,
लेकिन इस केस के अंदर अगर वो बरी होते हैं तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये मुकदमे बनाए थे। बिल्कुल सही। हाफिज साहब जरा मुझे बताइएगा कि सेशन कोर्ट से सजा पाने वाली एक खातून अनीका अतीक, उनको सजाए मौत दी जाती है और फिर हाई कोर्ट में उनका केस जाता है, उनको एक्विटल कर दिया जाता है। उनके मुल्जिमान आज भी सरेआम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उन पर सजा लौट कर वापिस नहीं गई। तो आप कह रहे हैं कि सजा जरूर मिलेगी, जब कोई लेकिन माजी में हम इंसान देखते कैद हैं सजा से नहीं पाते वो मुजरिम। जब किसी को कैद से रिहाई मिलती है ना, वो उस रिहाई में इतना खुश हो जाता है कि मुझे रिहाई मिल गई, मेरे लिए यही काफी है। तो वो उस पर फिर कोशिश नहीं करता उस मामले के ऊपर कि मैं फर्दर कार्रवाई करूं या किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करूं। वो अपनी जान के उसको जो उसको अमान मिली है, उसकी जो रिहाई हुई है, वो उसी पे ही इतना खुश हो जाता है कि वो प्रोसीडिंग नहीं करता कि मेरी कम अज कम जो एक तवील जो जेल मैंने काटी है उससे निकले। तो हाई कोर्ट में ये जो आप अनिका का आप नाम लिया, जिस दिन ये मैटर हाई कोर्ट में था, मैं हाई कोर्ट में था जब इसकी समाअत हो रही थी, तो इसमें उनके जो इनके खिलाफ जो इस खातून के खिलाफ जो एलिगेशन था, उस एलिगेशन पे हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैच नहीं कर रहा ये, कि ये वो जो रिकवरी है वो इसके मोबाइल से नहीं हुई, या इसके मोबाइल जो डाटा जो लिया गया था वो इसका मोबाइल से फोरेंसिक नहीं हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की और जिसकी वजह से फिर एक्विटल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट, ऐसा जनरल पब्लिक के अंदर भी ना एक बात है कि आम इंसान को तो आइडिया नहीं है। आम इंसान को इतना ही पता है कि 295C किसी ने गुस्ताखी रसूल कर दी। अब मुझे बताएं कि इंजीनियर साहब का आप केस ले लें, इस केस के अंदर जब इनिशियली जब मैंने केस जब इसको लिया और इसमें प्रोसीडिंग हम स्टार्ट कर रहे थे, रिमांड पे अपीयर हुए, तो मुझे जो कॉल्स आई तो मुझे लोगों ने कहा जी आपने किसी कादियानी का केस ले लिया है और इसने आप सल्लम के खिलाफ बड़े शदीद अल्फाज बोले हैं और ये बोले हैं, तो आपने उनका, अब उनको पता ही नहीं है कि केस क्या है। शायद मैंने आपसे कि शुरू में डिस्कस भी की हो ये बात। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे बड़ा मसला ये, एक आम पब्लिक को नहीं पता कि क्या है। ये जो बताने वाले लोगों को बताते हैं कि फलां केस में ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, तो लोग उसी की बात पे अमल करते हुए समझते हैं शायद वाकई ही कोई ऐसा मामला हुआ है। अब एफआईआर तो मुझे लगता है शायद इंजीनियर साहब की लोगों तक ना पहुंची हो, शायद हो सकता है आपने एफआईआर ना देखी हो एग्जैक्टली जो जी हाँ, जी जो हाँ। वो है। तो इस तरह की चीजें, सिर्फ वर्डिंग आपने सुनी होगी कि वर्डिंग क्या है, तो एक आम जो जनरल पब्लिक है उन तक कौन सी बात पहुंचेगी या वो कैसे किसी बात को लोगों के सामने रखेंगे। वो तो जो लोग किसी ने बताई वो बात फैलते फैलते लोगों तक पहुंच जाती है और लोग उसी पे फिर अमल दरामद शुरू कर देते हैं या उसी पे कोई बात करना शुरू कर देते हैं और उसी के खिलाफ फिर अपनी तरफ से कोई फतवाजात जो है वो पेश करना शुरू कर देते हैं। हम तो फतवे देने में तैयार बैठे होते हैं, हर बंदा ही फतवे लेके तैयार बैठा होता है कि भाई बस हम किसी भी खिलाफ सादर करें और बस उसको जो है वो अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। लेकिन जब तक हमें हकायक का इल्म ना हो कि इस कोई भी केस जो है, अगर आप कहते हैं कि हमारे 400 से जायद केसेस यहाँ पर खासतौर पर इस स्पेसिफिक फील्ड के पड़े हुए हैं, तो मुझे बताएं आपने 400 में से कितनी एफआईआर को पढ़ा है? आपको क्या पता उन केसेस में क्या है और क्या नहीं। लेकिन हम बात करने सारे तैयार बैठे होते हैं कि बस हमें मौका मिले और हम उस पर बात करें और हम कहें सब कुछ साफ है। तो हमें जब एक मामलात अदालत में है, सब जो चीज़ें हैं, तो फिर आप कैसे उन पर कमेंट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं कि जब फैसला अदालतों ने करना है और अदालतों ने तमाम शवाहिद को देख के फैसला करना है, तो पब्लिक तक तो बात पहुंची नहीं, तो पब्लिक पे कैसे रिलाई कर सकते हैं कि वो क्या परसेप्शन रखते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी कोई भी इस तरह का मैटर है, पब्लिक में उसकी अवेयरनेस का जाना ज़रूरी है कि उनको आइडिया हो कि मैटर क्या है और ये मैटर क्या उस नौयत का है या नहीं है। जब पब्लिक में अवेयरनेस आती है फिर उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं। जैसे कि आपने इस केस में देखा कि हमने लोगों का जो माइंड भी क्लियर किया, वो हम खुद भी उसमें क्लियर हुए और बताया कि ये केस इस तरह का केस है, इसमें ये चीज़ नहीं है। तो इसमें खुदारा किसी के कहने पे और किसी के उसमें करने पे ऐसा इकदाम ना करें और ना अपनी ज़ात को मुश्किल में डालें, ना किसी के लिए अपनी परेशानी पैदा करें। बिल्कुल सही, बेहतरीन बेहतरीन फरमाया आपने, वजाहत फरमाई। अच्छा हाफिज साहब, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें। हमने देखा कि एनसीसीआईए में एक गिरफ्तारी होती है, अमल में आती है डक्की भाई, जो पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर हैं। हमने देखा कि आए रोज उनको अदालतों के चक्कर हथकड़ियों में लगवाए जा रहे हैं, यानी उनके हाथों में हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, और वो अपनी बीवी के साथ, अपनी अम्मा के हमरा, अपनी फैमिली के हमरा, यानी शर्मसारी के साथ सर झुकाए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी जमानत आए दिन खारिज हो रही है और उनकी वो पेशियां हो रही हैं, वो पेशियां भुगत रहे हैं। इंजीनियर साहब पर इससे भी खतरनाक मुकदमात थे, लेकिन एक दिन भी हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हाथों में बेड़ियां नहीं देखी, उनको अदालतों के चक्कर लगाते नहीं देखा। आखिर क्या वजूहात थी? आपके पीछे कोई बड़े हाथ थे? ऐसा क्यों नहीं देखने को आया? आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है ये बात करके।
अब आपको आइडिया हुआ होगा कि हम क्या काम कर रहे थे इस केस के अंदर। हम बेसिकली यही काम जो है वो जो मैनेज कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो। सिर्फ हम बेल को ही देख रहे थे कि बेल होनी है। हम इन तमाम चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया हुआ था और इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखी हुई थी कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो पब्लिक में ना जाए। और हालांकि इसमें बड़ी कोशिश थी हर तरह से, सेकंड हैंड से वो कह लें कि वो कोशिश थी कि वो उनको पेश करें या इस तरह की उनको लाया जाए ताकि उनकी कोई तजलील कर सकें, कोई मामला कर सकें। लेकिन ये चीज़ें तो मैनेज थी सारी। हम इनको बड़ा प्रॉपरली और डे फर्स्ट से इन चीज़ों को देख रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ इंशाल्लाह नहीं आएगी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जहन में बस यही बात थी कि जिस दिन उन्होंने अगर पेश होना है, कहीं आना है, तो वो रिहाई करके ही आएंगे। अदरवाइज इस तरह से हथकड़ियों में या वो हैंड कफ में कभी उनको नहीं लेके आएंगे या कभी वो ना आए। तो हमारी पूरी कोशिश थी और बड़ा हमने इसको मैनेज किया हुआ था। और और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आज तक अभी तक भी जो किसी के पास कोई ऐसी वीडियो, कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है कि जिसमें वो कोई देखे कि उनको पेश किया गया और वो, ताकि कोई ऐसी कोई डिस्कशन में सामने ना आए और ये जो है ना तासर ना जाए इस तरह का। तो ये चीज़ें हमने कवर अप की थी सारी। हमने कोर्ट से भी इस्तदा की थी इसमें और ऑनरेबल जजेस का इसमें शुक्रिया जिन्होंने इस पर तावन किया हमारे साथ। और सारी चीज़ें जो है वो हम पाए तकमील तक खैर खैरियत से पहुंची हमारी। बिल्कुल से। अच्छा हाफिज साहब, मुस्तकबिल करीब में मुझे बताइए कि ट्रायल्स के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को हम अदालतों के चक्कर लगाते देखेंगे, यानी उनको आता जाता आपके हमरा वकला के हमरा देखेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मेरी तो पूरी कोशिश है कि मामला ट्रायल तक ना जाए और मेरी कोशिश है कि ये क्वेश्चन हो जाए हाई कोर्ट से और ये मुकदमा खारिज हो जाए। मैं तो इस पर कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि ये हम इसको मुकदमे को क्वैश लाने में भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हाफिज साहब, इसमें मैं जरा ऐड करना चाहता हूं। मुझे बताइए, बिलफर्ज अगर आपकी तवक्कुआत के बरखिलाफ ये तमाम मामलात होते हैं और क्वेश्चन नहीं होती और आपको ट्रायल की जानिब जाना पड़ता है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने लीगल टीम के हमरा अदालतों के चक्कर लगाएंगे और उस दौरान अगर कोई नाखुशगवार वाकया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए, अलियास बिल्लाह, पेश आ जाता है, तो जिम्मेदार कौन है? चूंकि लोगों की नजर में तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुस्ताखी रसूल हैं मुकदमे की रूह से। क्या समझते हैं? इसमें जरा मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, चूंकि बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े हैं और मुशाहिदा किया, देखने को भी मिले कि जो काम लोगों ने लिखा है, लोग यहां तक लिख रहे हैं कि जो काम काजी नहीं कर सका वो काम गाजी करेगा। तो यानी लोगों के जज्बात इस कदर यानी उनमें उभार पैदा हो रहा है और ऐसी जहनियत के हामिल लोग हैं। तो अगर कोई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? देखें, इसमें सिक्योरिटी जो मैनेज करना जो काम है कोर्ट में, ये इंतज़ामिया का काम है, NCCI का काम है और पुलिस का जो हमारे DPO रावलपिंडी है उनका है या DPO जेलम है उनका काम है। तो वो सिक्योरिटी मैनेज करेंगे अगर ट्रायल जो है वो ये होता है और अगर हम क्वेश्चन में कामयाब नहीं होते किसी भी तरह से, तो फिर जो है वो ट्रायल को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करेंगे। लेकिन हमने जिस तरह से पहले मैनेज किया, मुझे उम्मीद है कि हम इसको इंशाल्लाह मैनेज करें, उस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा नहीं होगा। और जहाँ तक बात है कि किसी के उठने की और ये काम करने की, तो मैं नहीं समझता कि ये बड़ा क्लियर मैटर है और इसमें इस तरह की कोई चीज़ सामने आएगी कि कोई बंदा इस पे बात करे कि फलां जो है वो गुस्ताख रसूल है। मैं वो ऐसे कमेंट जरा स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, जरा पब्लिक भी देख ले, क्योंकि मैं खुद से बात नहीं कर रहा। जरा नाज़रीन देख लें कैसे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जो काम काजी नहीं कर सका वो काम गाजी करेगा। कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जी हाफिज साहब, ऐसे कमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसी जहनियत के हामिल लोग जब ताक़ुब करते आएंगे, देखें ये जो लोग कोई इस तरह के कमेंट कर देते हैं और ख़ास तौर पे माजी में आपको एक जो है मुफ्ती साहब है जिन्होंने एक ख़ास बंदे को उबारा था इस हवाले से कि वो जो है वो किसी के ख़ास कत्ल के ऊपर, और बाद में उन्होंने फिर उन्हें एक एफिडेविट जो है वो सबमिट किया था कि मेरी तकरीर में ऐसी कोई बात मैंने नहीं की या मैंने किसी को उभारा नहीं है, मैंने किसी को मुश्तइल नहीं किया। तो अगर किसी ने किया है वो उसका ज़ाती फेल है। तो अगर किसी ने आपके इस तकरीर के बकौल, वो स्पीच तो सबको पता है कि सबने सुनी होगी, हमने भी सुनी थी वो स्पीच, अगर आपकी स्पीच जो थी और उसमें आप समझते हैं कि आपने वाकई जेन्युइनली आप किसी को गुस्ताखे रसूल समझते थे और आपकी स्पीच सुन के किसी बंदे ने कत्ल कर दिया, तो आपको इमीडिएटली इंडोर्स कर लेना चाहिए था कि जी ये काम मैंने ही, ये मेरी स्पीच सुन के ही किसी ने किया है और मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, ये बहुत नेकी का काम था।
तो आपने नेकी जी काम नहीं समझा, तभी आपने उसको इंडोर्स नहीं किया, आपने एफिडेविट सबमिट किया। वो अगर आप एफिडेविट कहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप एफिडेविट देखेंगे तो आपको जो है वो खुद भी आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने ये बिल्कुल मैं वर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरी स्पीच में ऐसी कोई बात नहीं थी कि यह तकरीर मैंने मुश्तिल नहीं की, किसी को मारा नहीं है मैंने। तो जब इस तरह की बात आप इंडोर्स नहीं कर सकते, फिर क्यों लोगों को मुश्तिल करते हैं, क्यों लोगों को जो है वो आप इस तरह की चीज़ों पे उभार रहे हैं, मावरा अदालत कत्ल करने पे। तो ये चीज़ें इसमें तमाम मैं कहता हूँ कि वो उलमा कराम भी बराबर के शरीक हैं, मुफ्तियान कराम वो भी उसमें बराबर के शरीक हैं। अगर जो इस तरह के काम जो मावरा अदालत लोगों को उकसा रहे हैं, तो अगर ये काम आप कर रहे हैं और अगर आप समझते हैं तो फिर आप खुद से ये काम करें। फिर बजाय कि ये लगाने के किसी को कि फलां बंदा जनाब अगर ये काम कर दे तो उसके मैं 10 लाख हम कीमत रख रहे हैं, 20 लाख, तो ये 10-20 लाख दे के उन लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट जो आप दे रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं काम कर रहे? आप खुद से ये काम बिल्कुल करें। सही बात। तो ये खुद नहीं करेंगे, लोगों को क्यों, लोगों के बच्चों की जिंदगी को आप जो है वो अजाब बना रहे हैं, क्यों लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं? वो लोगों को नहीं आइडिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। लोगों को आप जिस तरफ लगाएंगे, लोग मोहब्बत करते हैं उलमा कराम से हमारे मुल्क के। मैं खुद जी हाँ, यकीन करें, जी हाँ। मेरी उलमा कराम से इतनी मोहब्बत है, उनसे इतनी मेरी अकीदत है कि मुल्क पाकिस्तान की जइए तो नामर उलमा कराम से मेरा रब्ता रहता है, मैं उनसे हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। मुझको कि मेरी वो तमाम चीज़ें मैं किसी मंजर यहाँ पर नहीं आती, लेकिन मेरी उनसे एक अकीदत है। जी हाँ, जी हाँ। तो हम उन तमाम चीज़ों को हम इनको डिस्कस करते हैं, तमाम बातों को, और वो जितने भी उलमा कराम है कंडेम भी करते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें जो है मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी आगे मुस्तकबिल में इंशाल्लाह। इलाहिया, इलाहिया, बिल्कुल सही, बेहतरीन फरमाया। हाफिज साहब, 3 दिसंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत मंजूर होती है और वो 5 दिसंबर को अपने घर वालों के पास चले जाते हैं। तकरीबन इस वक्त हम 14 और 15 दिसंबर की दरमियानी शब में मौजूद हैं। तकरीबन 10 दिन होने को है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत को। फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं इस केस में? चूंकि वक्त गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं, बहुत क्रूशियल टाइम है। जो अपोजिशन है, जो मुखालिफिन है, वो भी खामोश नहीं बैठे होंगे। जाहिर है कि वो भी आशिकाने रसूल हैं, वो भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, वो भी अपने तय खामोश नहीं बैठे होंगे। अपने तय वो भी कोशिशें कर रहे होंगे, सजा दिलवाने की मेहनतें कर रहे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं अपने तय? आप अपने यानी एंड पर क्या कर रहे हैं? जरा काइंडली जरा शेयर कीजिए, क्योंकि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जानना चाहते हैं। देखें, जहाँ तक बात है ना कि खामोश इस वजह से नहीं बैठे होंगे कि वो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, तो हम भी आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। हमारी सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तालीमात पे गुजरती है, और किसी को कोई हक नहीं पहुँचता, और कोई ऐसा पैरामीटर जो है वो नहीं बनाया गया कि किसी के इश्क को जो है वो उसमें मापा जा सके, या उसको कोई पैरामीटर ऐसा चैलेंज किया मौजूद जाए। नहीं है कि तराजू में उसको तोला जाए कि किसी में इश्क रसूल कितना है। कोई मेरे से पूछे जी ताहिर यूबी जो है आप में कितना वो इश्क रसूल है, और कोई फलां बंदा कि जी मेरे में इश्क रसूल जाता है, वो तो आपने अपनी चीज़ों को क़यामत के दिन ही रखा हुआ है। वहीं आप सलों के जब सामने पेश किसी ने होना है, अल्लाह के नज़दीक जब पेश होना है, तो किसी को वहीं पता चलेगा कि कोई कितनी ज़िंदगी गुजार के आए। तो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हर इंसान कोशिश करता है। तो ये कहा जाए कि वो अगर आशिकाने रसूल हैं तो इसलिए खामोश नहीं बैठेंगे, तो सब आशिकाने रसूल हैं। हम जिसने कलमा पढ़ लिया नबी का, वो जिसने कलमा पढ़ लिया, ये कलमा पढ़ना ही उसका इश्क रसूल की इब्तिदा होती है इंसान की, कि वो उसने सुभान अल्लाह, उस नबी सुभान का अल्लाह। तो वो जब एक जो कलमा गो है, और इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं कि वो कभी भी अहानत रसूल का मुर्तकब नहीं हो सकता। ये जो मामलात जो चल रहे हैं, ये इस पर कोई डिबेट रखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो है वो और तरह के केसेस हैं उसमें। जहाँ तक इस केस की बात है, उसमें अगर आप कहते हैं कि ओपोनेंट साइड से कोई वो प्लानिंग, डेफिनेटली वो कुछ कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, मुझे उनके बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन मैं अपने मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि इंशाल्लाह हम इस केस को क्वैशमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, और हम उसमें काम भी कर रहे हैं, और अल्लाह पाक से मुझे उम्मीद है कि ये मामला बेहतर जो है ना हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का मामला होता है तो फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको देखेंगे कैसे इसको एड्रेस करना है हमने। हाफिज साहब, मुस्तकबिल करीब में आ, हम कब तक उम्मीद लगा सकते हैं, या जो उनके सुनने वाले हैं इंजीनियर साहब के, कब तक उम्मीद लगा सकते हैं और आप पर यकीन बांध सकते हैं कि कोई बड़ी और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इंजीनियर साहब के केस के हवाले से, यानी मुकदमात का इखराज वगैरह? भाई दिसंबर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो केस जो होगा। इंशाल्लाह हम इसको एंड ऑफ दिसंबर, जो यहाँ जो छुट्टियाँ ख़त्म होगी दिसंबर की, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको, मुझे तो उम्मीद है कि हम क्वैशमेंट को जो है वो कर लेंगे। और अगर किसी वजह से कोई रुकावट बनती है या नहीं होता, तो वो तो सारी कोर्ट्स के ऊपर है। हम पहले भी हम अदलिया पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे हम बिलीव करने वाले हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करने वाले हैं। हम तो एक जंग लड़ेंगे, और जंग में कितनी कामयाबी होती है या नहीं होती,
तो वो तो आपको आपके सामने है, उस पे आपका तो काम है, आपने जो फाइट करनी है। तो पहले भी हमने फाइट जी हाँ। किया है, और गो के हमारे बाज़ औक़ात अपने चैम्बर के कुछ लोग थे, मुझे वो कहते रहे कि आप ये क्यों इस पे एफर्ट कर रहे हैं, या क्यों आप इस पे, बेल तो आज तक हुई नहीं है, या इसमें होने वाली नहीं है, एक प्रेशर भी है, और ये एक हाईलाइट मैटर है, अदरवाइज केसेस में नहीं होती, तो ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है इसमें, और ये चीज़। तो मैंने कहा कि आपने एक कानूनी जंग लड़नी है, आपने रिलीफ लेना है कोर्ट से। तो आप अगर पहले से अपना माइंड डिस्क्लोज कर लेंगे कि हम ये होना ही नहीं है काम, तो फिर आप क्या, किस एनर्जी के साथ, कौन सी एनर्जी के साथ आप जाएंगे कि इसको फाइट करने के लिए। तो आप जब एक माइंड बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो चीज़ें अटैच हो जाती हैं, और आप कोई ना कोई रिलीफ आप लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जो है वो एज सुन एज पॉसिबल ये मैटर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। यानी हाफिज साहब, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में ये मुमकिना तौर पर दावा है कि 2026 के आगाज ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर 295C का मुकदमा नहीं रहेगा। आप ये फरमा रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, मुझे मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, हम कि हम इसमें काफ़ी हद तक हम मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे, और बाकी फिर अदालतों के ऊपर है, जो भी फैसला है वो वहाँ से आएगा, हम इंशाल्लाह उस पर देखते हैं। हाफिज साहब, मामलात, हालात और वाकयात अगर आपकी तवक्कुआत के बरखिलाफ होते हैं, यानी जो ओपोनेंट साइड है वो आप पर यानी ये कि भारी हो जाती है, यानी आपसे भारी हो जाती है, और दलाइल में आपसे वजनी हो जाती है, तो हालात किस जानिब जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, मुझे बताइए। सजा के मामलात, यानी मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? मैंने एक बात मैंने बड़े पहले दिन से कही है। एक बात मैंने कहा, अगर ताहिर अय्यूबी इस केस में जो है वो कौंसल रहे, और मैंने चूंकि बाहर भी जाना है, और मेरे कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कुछ सेशंस मेरे पेंडिंग है, मैंने यूके ट्रैवल करना था पिछले दिनों, मेरा सेशन वो नहीं मैं ले सका उसको, तो मैंने अब मार्च में जाना है। और अगर तो मैं उसमें कौंसल रहा, और अगर ये मामला ट्रायल में रहा, तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है, और अदरवाइज भी जो भी इसमें कौंसल हुए इन मुस्तकबिल में, तो मुझे उम्मीद है कि ये केस जो है वो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें सजा होने वाला मामला नहीं है। और ये मैंने पहले दिन से हमेशा ये बात कही है कि इस केस में जो है वो मुझे सजा होती नज़र नहीं आती, क्योंकि ये बड़ा क्लियर केस है, और इसमें इस तरह का जो अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, जब ट्रायल में अगर ये केस जाता है तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये सारा। इसमें तो एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस पेश करेगी, किसकी बेस पे वो सजा दिलवाएंगे। देखें, किसी केस में सजा करवाने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन के पास क्या एविडेंस है? एक एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास, वो कहते हैं कि उनकी जो बात है वो वॉइस मैच होती है। मुझे बताएं, ये कौन सी एविडेंस है? हम तो वॉइस को एडमिट करते हैं, तो वॉइस कौन सी एविडेंस हुई? या वो कहते हैं कि किसी ने कोई फतवा अगर कोई दिया है तो वो एविडेंस है। तो फतवा देना एविडेंस नहीं है, फतवे कोर्ट की रहनुमाई के लिए होते हैं, मैं चाहता वो हूं पता एविडेंस। कराने की, अगर अपोजिशन के पास कोई एविडेंस नहीं है, तो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने 3 महीने अपनी फैमिली से दूर काल कोठड़ी में गुजारे, इस तरह से कि जैसे कोई शख्स जेरे गर्दाब किसी को पुकारे, या जैसे किसी शहर मदफून पे वक्त गुजरे, उसका जिम्मेदार कौन है, उसका देनदार कौन होगा? ये इंतजामिया की नाअहली है कि एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि कोई भी इंसान जो है वो उसका फैसला होने में कि आया वो सज़ा का मुर्तकिब वो बंदा है या नहीं है। और ये तो देखिए, बेल की स्टेज पे डिसाइड होने में अगर 3 माह लग गए हैं, तो जब हफ्जाबाद से वो जेलम से वो ट्रांसफ़र होके आए, तो 11 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और फिर 18 सितंबर जी को हाँ। फिर वो जेल में गए, और 18 सितंबर से आप आगे ये बेल तक का जो टाइम है, ये तकरीबन कोई 2 माह का, या 2 माह उसके साथ 17 डेज बनते हैं, 2 मंथ 17 राउंड अबाउट। तो इस दौरान अगर हमने बेल ली है, तो ये चीज़ें, हमारा जो सिस्टम है उसकी एक स्लो सिस्टम है, और कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसके अंदर, जुडिशल सिस्टम के अंदर भी, कि वो जो डेट्स पड़ती रहेंगी, और केस साबित होना है नहीं होना वो चलता रहेगा, बेल लगनी है तो वो चलती रहेंगी, अगर किसी की अपील लगनी है तो अपील जब निकलेगी, तो जब टाइम उसका आएगा, तो बाज़-औक़ात तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा कई दफ़ा, तो जिन लोगों की अपील के फैसले हुए हैं वो लोग उनकी पहले वो दुनिया से जा चुके थे। तो ये चीज़ें एड्रेस होने वाली हैं। कुछ मसाइल इस तरह के हैं कि जो टाइमली एड्रेस हो जाने चाहिए, लेकिन वो तभी होंगे जब मुकदमात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। जब तक मुकदमात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं होगी, तो झूठे मुकदमात जो है वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे, और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात करने वाले नहीं, झूठे मुकदमात करने वाले। झूठे, डेफिनेटली मुकदमात सारे तो झूठे मुकदमे नहीं होते ना, लोगों के साथ तो जी हाँ, जी हाँ। जेन्युइनली भी मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, कितने कत्ल होते हैं,
कितने लोगों के नाहक जो है वो धोखा दे के जरिए पैसे हथा लिए जाते हैं, लोगों के साथ बिजनेस में फ्रॉड्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो जेन्युइन केसेस के हैं। लेकिन एक तरफ ये भी आपके सामने मसाइल हैं इस तरह के कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई पैरामीटर्स जो है वो होने चाहिए कि ताकि टाइमली इनका अदाला किया जा सके। हाफिज साहब बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, बस आखिरी 2-4 सवालात हैं, इसको मुख्तसर कर रहा हूं कि मुस्तकबिल करीब में अगर आपको फिर से एक मरतबा ये सुनने को मिलता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जान को खतरा है जमानत के दौरान, इनको हम हिफाजती तहवील में लेना चाहते हैं और हिफाजती तहवील में लेकर एक मरतबा से फिर उनको मुबैना तौर पर जेल में बंद कर दिया जाए, तो क्या किया जाएगा आपकी जानिब से? क्योंकि पहले भी नहीं, आप यही सोच रहे थे कि हिफाजती तहवील है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह का कोई मसला दोबारा बनेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जो मेन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है, जब उस मुकदमे ने खारिज हो जाना है या क्रैश हो जाना है या चले जो भी इसका फ्यूचर में रिजल्ट निकलता है, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर क्रिएट होती है डेफिनेटली फिर हम उन चीज़ों को और तरह से देखेंगे और फिर मुमकिन है कि ये जो अभी वाला मामला था फिर इस तरह का मामला ना हो। फिर इसको हम जो है वो फिर अगर फैसले इस बुनियाद पे आपने करने हैं कि प्रेशर में आके, तो फिर प्रेशर आप डेवलप कर सकते हैं और चीज़ें हम फैसले करवा सकते हैं फिर। हाफिज साहब, क्या ये मुमकिनात में से है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर किसी और बयान के कॉन्टेक्स्ट में किसी और जुमले को लेकर 295C का एक और मुकदमा मुबैना तौर पर दर्ज करवाया जा सकता है ऑपोजिशन की नहीं, जानिब? मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई केस जो है वो मुस्तकबिल में कोई बनने वाला है या पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती। और एक जो है वो रावलपिंडी में पेंडिंग है 295B के हवाले से एक भाई से, तो वो उसका भी जो है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें अभी अपीयर होंगे, उसके अंदर वो भी खारिज हो जाएगी इंशाल्लाह। और तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि मुस्तकबिल में कोई केस बनाएंगे या ऐसी कोई चीज़ फ्यूचर में। ऑलरेडी एक जो ये जो मामला कर चुके हैं, ये बहुत एक स्टेप नहीं, कई गुना आगे जाके इन्होंने ये काम किया है। तो आगे मुझे तो ज़ाती तौर पर ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि काम होगा। तो मैंने आपको बताया अगर इस तरह का कोई काम हुआ तो फिर हम जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, फिर हम हर प्लेटफॉर्म पे इसका दिफा करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हाफिज साहब, एक शिकवा है जाती तौर पर मेरा, तो मैं आपसे करना चाहता हूँ, चूंकि आप बैठे हैं और दूबदू में बैठे हुए हैं, रूबरू भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये शिकवा मैं लगे हाथों आपसे कर लूँ, चूंकि हम पॉडकास्ट में एक दूसरे को ज्वाइन किए हुए हैं। मुझे बताइए कि जमानत के दिन कोर्ट रूम के बाहर आपने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपने 3 से 4 सहाफियों का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें नुमाया तौर पर शासिब खानजादा, मंसूर अली खान, एजाज सैयद और इरशाद भट्टी साहब थे। जबकि तहकीक के बाद मालूम हुआ कि उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में 100 दिन की कैद में फकत 3 से 4 ब्लॉग्स किए हैं या उनके हक में 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं। लेकिन ऐसे नाम भी सामने हैं जो इंजीनियर साहब की इस कैद के यानी 100 दिन की कैद के दिनों में 200 व्लॉग्स कर चुके हैं, पल पल की खबर से नाज़िन को आगाह करते रहे। आपने उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। आप कोर्ट रूम के बाहर उन सहाफियों का नाम लेते रहे जो टीवी पर इस वक्त शोहरत के आला दर्जे पर फाइज हैं। तो क्या आप शोहरत के भूखे थे कि आपको एक मर्तबा से फिर उनकी जानिब से बुलाया जाए, सराहा जाए, या जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन सहाफियों ने इन 100 दिनों में 200 व्लॉग्स करके इंजीनियर साहब का दिफा किया, उनके हक में बात की, आप उनको सहाफी नहीं मानते? क्या समझते? नहीं, इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं कि जब ये वीडियो बनी थी तो मेरा तो आपको बताऊं कि मेरा दिल ही नहीं था कोई इस तरह की वीडियो बनाने का। मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने में मुझे बड़ी वो अजीब सी होती है। मैं वीडियो, बल्कि मेरे से बात ही नहीं होती है, क्योंकि वीडियो बन रही हो तो मैं थोड़ा सा वो 2-3 दफा पहले वीडियो बनाई। जॉन एलिया साहब को एक शेर याद आ गया, चूंकि जब जरा ये जाती सवाल है मेरा कि मेरे पास जितनी मोहब्बत थी वो मैंने तुमसे कर ली, अब मुझे सबसे कोफ्त होती है। नहीं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपके पास जितनी मोहब्बतें थी आपने कर ली और कोई नाम आए नहीं ज़हन में। अच्छा, फिर आप ये देख लेंगे जब बेल का वो जो मामला हुआ है तो मैंने शायद हो सकता है सबसे पहले आपसे शेयर किया हो, मैंने एक वॉइस आपको भेजा हो, सबसे पहले मैंने वो भी शेयर किया। तो आप वो शिकवा नहीं कर सकते ना, आप पे वो शिकवा अप्लाई नहीं होता। तो मैंने आपको और जो मेरे भाई हैं वो मुझ पे कुछ अप्लाई नहीं होता। हाँ, बड़ी वो जो वीडियो बन रही थी वो किसी ने बनाई और उसमें वो एक दफा कट कर दी, दोबारा बनाई। मैंने कहा इसको रहने देते हैं। वो दोस्त कटे थे, मुझे कहते नहीं आप लाजमी बात करें इस पे। तो मुझे जैसे कहते हैं ना वो गन रख के मेरे ऊपर उन्होंने वो वीडियो बनवाई थी, तो मैं बिल्कुल वो वीडियो बनाने के हक में नहीं था। फिर मेरे जनरली जो मुझे
नाम मेरे इमीडिएट आए जहन में, मैंने बोले। और मुझे लगता है कि जब मैंने वो वीडियो, वो किसी ने जो जो वीडियो अपलोड की है वो और वीडियो थी, जो बनाई थी वीडियो और थी, उसमें मैंने वो डिटेल से उलमा कराम के सबके नाम लिए थे, मुफ्तियान कराम के भी नाम लिए थे। और बल्कि मैंने वो एक उसी दिन ही सेम डे मुस्लिम टुडे का वो गलबन इब्रार नाम है जिनको, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी वो मैं बल्कि गाड़ी में निकला तो मुझे उन्होंने फिर कॉल की, मैंने वो सारों के नाम लिए थे। बाई चांस वो नाम मुझे, जो वीडियो मुझे बाद में भेजी, तो मुझे उन्होंने कहा कि नाम सारे कट गए, उसके अंदर से जो आपने बात की थी इतना ही बस उसमें क्लिप बना है कि जी बेल हो गई। मैंने कहा यार वो फिर मुझे वो कम से कम उसमें जो है हो सकता है आपको वो नाम आपका भी था और बाकी सारे नाम थे उसमें, तो मैंने हाफिज वो साहब मैंने आपसे आपसे बड़ी मोहब्बत है, ये बस तफरीह इत्तिबा के लिए, आपको बस याद दिलाने के लिए। आपके कहीं ना कहीं जहन में कोने खुदरे में था तो हमारा नाम, बस यही काफी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको नहीं, सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैंने अदरवाइज भी जो है आपकी खिदमत है इस हवाले से इस केस के अंदर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने इस पे भरपूर अपनी आवाज़ उठाई है। और हमने भी कोशिश की है कि जहाँ तक आपने कुछ चीज़ पूछी है तो मैंने जितना मुश्किल होकर भी मैंने कोशिश किया कि मैं आपके जी हाँ, साथ जी हाँ, कोऑपरेट करके जो जी चीज़ हाँ, जी मेरे हाँ। अल्लाह तबारक व तआला पास आपको थी मैं सलामत उसको शेयर करूँ। हालांकि मुझे काफ़ी सारी उस वक्त इंटरव्यूज़ की या अदरवाइज कॉल्स मुझे आती रहती थी, और लेकिन हम इतने स्टक थे। और एक वजह से थोड़ा प्रेशर भी ये था कि आप जो है मीडिया में काम कोई बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया में कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो पता नहीं काम कब कर रहे होंगे, इंजीनियर साहब कब बाहर निकाल रहे होंगे, तो वो लोगों के माइंड में भी कुछ चीज़ थी। तो हम चाह रहे थे यार इस पर बिल्कुल ही ना, इसको अवॉइड करें, कि हम कम अज़ कम जी इस हाँ, पर जी हाँ, बात ना करें। जब बाहर आएंगे तो फिर बात कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। जी तो हाँ, हमने बैकएंड पे भी आपको आइडिया होगा किस तरह चीज़ें मैनेज कर रहे थे, कि जी हाँ, जी इंजीनियर हाँ, मैं साहब को बिल्कुल किसी ने जानता हूँ। देखा कि वो जिस दिन से अरेस्ट हुए और फिर आखिरी एक वीडियो उनके सामने आई जो मुझे मिल रहे थे, वो पहली वीडियो बाहर आने के बाद वो आई। तो उससे पहले आप देख लें कि किसी ने उनको देखा ही नहीं। तो ये एक बिल्कुल नहीं देखा। मैनेजमेंट होती है आपकी केस के अंदर, कि आप कैसे किसी केस को मैनेज करते हैं और कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपके जो ओपोनेंट जो है उनकी पूरी कोशिश हो कि हम इस तरह से किसी की वो हजरसराई करें और कोई बात इस तरह की करें, कोई मिले हमें। हाफिज तो साहब वो मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। ला शक ला रैब, कोई शक नहीं है कि वाकयातन आप पूरे इस सिनेरियो में बहुत खुश उसलूबी के साथ इस पूरे मुकदमे को लेकर चले। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। हाफिज साहब मैं बताना चाहता हूँ हाँ, कि इन 100 दिनों में या 102 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मीडिया पर हमारे प्लेटफॉर्म से वाहिद 100 से जायद व्लॉग्स किए गए हैं। बाकी लोग कर रहे थे, यानी 2 वीडियोस, 4 वीडियोस, 6 वीडियोस, 8 वीडियोस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दिन में 2 से 3 वीडियोस कर रहे थे इंजीनियर साहब के हवाले से, ताकि लोग कनेक्ट रहे, चूंकि लोग जानना चाहते थे। और आपकी बात हर व्लॉग्स में हम किया करते थे कि हाफिज साहब ये बता रहे हैं, हाफिज साहब से राबिता हो गया, हाफिज साहब ये फरमा रहे हैं, हाफिज साहब ये फरमा रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से ये हो रहा है, अपोजिशन भाई जो है वो ये बता रहे हैं, उलमा किराम ये कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अप टू डेट रखते रहे हैं अवाम उन्नास को इस हवाले से। हम्म। हाफिज साहब नहीं नहीं, सवाल बेशक में आप आपने बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, और आपको खराज तहसीन है इस हवाले से कि आपने एक बड़ी वो जो है वो पेन लेके सारे काम को किया है, और लोगों तक चीज़ें जो है वो शेयर भी की हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो आपने उसको सारे को मामले को जो है वो बड़ा हेल्पफुल रहे इस सारे। और सबसे बड़ी जो बात थी इम्पोर्टेंट वो ये थी कि इस मुकदमे को क्लियर करने में कि ये जो है वो ऐसा गुस्ताखी रसूल वाला नौज़ुबिल्लाह मामला नहीं है, और वो लोगों तक जो बात कन्वे की है उस हवाले से भी आपको खराज तहसीन है। और ये बड़ी खुशाइन बात होती है कि जो मुश्किल वक्त में जब आप पे प्रेशर होता है और उस वक्त आपके लिए बात करना मुश्किल होता है, उस टाइम जैसे हमारे लिए केस पे चीज़ें मुश्किल थी, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना भी मुश्किल होता है, लोग आप पे प्रेशराइज भी करते हैं। और फिर आपने ज़ाहिर बात है आप दुनिया से कट ऑफ तो नहीं है, इसी इसी प्लेनेट पे रहने वाले हैं, आपने बाहर भी निकलना है, आपने फैमिली के साथ भी जाना है, आपने बाकी चीज़ों को भी देखना है, तो वो भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उसके दौरान भी अगर कोई इंसान कोई कर रहा है तो मैं तो उसको जिहाद समझता हूँ कि अगर कोई जो है वो इन तमाम चीज़ों को बाला ताक रख के और हक की बात करे और उसके लिए लड़े, तो ये बड़ी बात होती है। तो मेरे साथ तो जितने भी लोग जो थे मैं तो बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और नाम लेने के वाले से फिर मैं अगेन कहूँगा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका मेरे जहन से कुछ चीज़ निकल आए और मुझे आपने अब कहा है तो मैं स्पेशली सारे काम छोड़ के मैंने कहा है कि जी वो आपने कहा है तो मैंने वो करना है। आप बिलीव करें, मैं आपको बताऊं पिछले दिनों में इस बेल के बाद भी मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स थी, और बड़े अपने मीडिया से भी जो हाईलाइट है जो मेन मीडिया है उनसे भी, तो मैंने बिल्कुल भी उसे अवॉइड किया। और मैंने कहा इस चीज़ को ये ना समझा जाए कि यार हमने कोई
उसको मैंने कोई फेम गेन करनी है और ये चीज़ें करनी है। मुझे अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है हर हवाले से, तो मुझे वो उस बात की परेशानी नहीं थी। लेकिन सिर्फ मैंने ये जो मीडिया पे आने वाला जो मामला जो किया है, वो उसकी रीज़न सिर्फ सिर्फ एक ये थी, सिर्फ एक ये थी कि इस मुकदमे को क्लियर किया जाए कि ये मामला क्या है। सिर्फ ये एक रीज़न थी। अदरवाइज शायद हो सकता है अगर ये मामला इस तरह का ना होता, कि क्योंकि लोगों में परसेप्शन बड़ी गलत हो रही थी। मुझे जो जो थ्रेट्स आ रही थी वो सिर्फ इसलिए आ रही थी कि लोगों में एक जो मिसकॉन्सेप्शन थी, और फिर कुछ फैलाने वाले लोग भी अपने थे, कुछ चीज़ों को जो फैला रहे थे, तो वो चीज़ें क्लियर करना भी ज़रूरी थी। तो हमारी मजबूरी थी कि एटलीस्ट इन चीज़ों को क्लियर करें। तो उसमें क्लियर करने में कहीं ना कहीं आपका बड़ा रोल है। आपने उस आवाज़ को जो है वो बुलंद किया है और बहुत लोगों शुक्रिया। तक पहुँचाया है। तो अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए इस बाबत। बहुत शुक्रिया। लव यू हाफिज साहब, लव यू, लव यू। हाफिज साहब मुझे बताइए कि कुछ क्लिप्स हमने वायरल देखे हैं। आ, आपका एक पॉडकास्ट हमने देखा और उस पॉडकास्ट में आपसे पूछा गया कि आपने इस मुकदमे को लड़ने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कितने पैसे लिए, कितनी फीस चार्ज की। तो हाफिज साहब आपने अमाउंट तो नहीं बताई, लेकिन आज आप रिवील कर दीजिए कितने पैसे लिए और पैसे देने वाला कौन था। जरा हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो जिस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, बाइक है उनके पास एंड्रॉइड फोन तक नहीं है, तो ये लाखों में आपने रकम वसूल की है, आखिर कौन दे गया? कोई बिग ब्रदर था? उनके नहीं नहीं, बिग ब्रदर तो कोई नहीं था। उनके वालिद साहब हैं, उनके दोनों जो भाई हैं इंजीनियर साहब के, वो यूके में हैं दोनों। तो वो जो उनकी जो बाकी फैमिली है, जो वो डेफिनेटली वो इस तरह की पोजीशन में है कि उनके लिए इशू नहीं है। और ये मामला भी इस तरह का था कि इसमें तो आप उन मसाइल के बगैर नहीं चल सकते, कि आपके लिए तमाम काम भी करना है और चीज़ों को मैनेज भी करना है। और फिर उस दौरान सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपने इस 3 माह के दौरान पता नहीं मैंने कितने केसेस थे जिनसे अवॉइड किया, और मैंने वो उनको फिर मादरत की है। तो आपको इस हवाले से फिर काफ़ी प्रेशर की वजह से बहुत से केसेस भी छोड़ने पड़ते हैं। तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इस तरह के केसेस में क्योंकि हर एंगल से हम उस केस को देख रहे थे। अब छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये भी इसमें किया और ये भी किया। फ्रंट पे तो आपको सिर्फ यही नजर आ रही थी जी, एक बेल जो है फाइल हो रही है, और बेल जी हाँ, जी हाँ, आज जी। सेशन से खारिज हो रही है, आज हाई कोर्ट में जा रही है, आज हाई कोर्ट से खारिज हो रही है, फिर सेशन में आ रही है, फिर सेशन से खारिज हो रही है, फिर हाई कोर्ट में जा रही है। तो वहाँ कहीं ना कहीं नजराती कौंसिल को भी हम नोटिस भेज रहे थे, वहाँ हम हाई कोर्ट में उनके फरीक भी बन रहे थे, वहाँ आर्गूमेंट्स में पेश भी हो रहे थे, वहाँ एक तो कुरान बोर्ड ने जो इशू बनाया हुआ था उसको भी देख रहे थे। तो ये इन सारे मैटर्स को आप देख रहे होते हैं, तो फिर टेक्निकली आपके लिए बड़ी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो उनकी फैमिली में ऐसे लोग मौजूद हैं जो फीस को जो है वो पे कर सकते थे, उन्होंने की है। और हमने फिर जहाँ जहाँ तक हो सके फिर हमने अपना रोल प्ले किया उसमें। लेकिन मतलब अगर मैक्सिमम वैसे फीस कितने की बात होती कितने तो मैं पैसे फिर लिए आपने? भी मैक्सिमम जरा बता दें। नहीं, ये तो पर्सनल हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छी फीस उन्होंने पे किया, लेकिन मैं शायद मुश्किल हो मेरे लिए थोड़ा सा एग्जैक्टली फिगर बताना था। उन्होंने उन्होंने अच्छी फीस पे की है, आपने अच्छी फीस ली नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? चले आप कुछ भी कह लें, मैंने उसमें से कितने लिए होंगे, कितने रखे होंगे, या कितने उनको नहीं किए होंगे, ये थोड़ा सा पर्सनल वो मामला है। वो चीज असल में जो लोग है वो पूछते हैं ना हाफिज साहब, आप मुझको तो जानते हैं ज्यादा तौर पे, लेकिन लोग पूछते हैं ना, तो तर्जुमानी करनी होती है लोगों की। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अच्छी बात है, वो आप करें उसको। मैं फीस बहुत अच्छी चार्ज करता हूँ, मिलियंस में फीस ले लेता हूँ मैं। तो मुमकिन है कि मैंने इसमें भी अच्छी फीस ली होगी, लेकिन लेकिन वो हाफिज साहब एग्जैक्टली फिर 295 सी का ये पहला मुकदमा था आपकी जानिब मैं से। मेरे पास 295 सी के इस बेल के बाद भी बहुत से केसेस मेरे पास आए हैं, लेकिन मैंने उनको मादरत की है। इससे पहले भी मेरे पास ड्यूरिंग केस भी वो आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए उनसे मदद की कि एक मेरा एक बैकग्राउंड है ना, फिर वो तमाम चीज़ें बेशक वो मुझे नज़र भी आ रहा होता है, फिर भी थोड़ा सा मैं जी। अवॉइड कर जाता हूँ कि मैं उसको नहीं कर रहा। हालांकि मुझे अभी पिछले दिनों में फिर वही बात आ जाएगी, एग्जैक्ट फिगर पे बात आ जाती है। मुझे अभी रिसेंट एक केस में 295 सी के केस में जो है वो 295 बी ए एंड सी, मुझे उन्होंने कहा कि वो 2.5 मिलियन लेके आए हुए थे मुझे चेक। मुझे कहते हैं जी आप मैंने मदद की थी। मैंने कहा मैं नहीं केस लूँगा, क्योंकि मैं अभी एक तो ये मामला हमारे सामने हुआ, तो कि ये तासर ना जाए कि हम 295 सी के हवाले जी हाँ, से जी हाँ, जी। बिल्कुल मैसेज सही, नहीं चाहते इस बिल्कुल तरह सही। का। एक वो रीज़न है। अदरवाइज तो इन केसेस में फीस तो आप जितना भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और मीनी की फीस इसमें बहुत ज़्यादा है, मीनी कि आप समझ लें कि जाहिर है आपकी सर, फीस जिंदगी बचाई जा रही है ना, आप जिंदगी दी जा जी रही है जी ना सर। जी जी। तो वो फिर वो उनकी बिल्कुल होती है सही। कि एक तो केस सबसे बड़ा प्रेशर होता है इन केसेस के अंदर कि आपको खाम कोर्ट में पेश नहीं होना देना, कोर्ट में रुकावट डालनी है, फैमिली को मिलने नहीं देना उनके साथ। काफ़ी सारे ना मसाइल हमने ड्यूरिंग इस केस की बहुत सी स्टडी की है। मेरे पास बहुत से लोग भी आए
तो उन्होंने रुदात भी सुनाई अपनी, तो मुझे मजीद चीज़ों का आइडिया हुआ है कि इस तरह के केसेस में इनको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमारा तो एक प्रॉपर ग्रुप है और हमारा पूरा एक लॉ फर्म है, हमारी पूरी टीम है, तो शायद हमें उस तरह की चीज़ों को मुमकिन है फेस ना करना पड़ा हो। लेकिन जो बाकी लोगों की रुदात मैंने जब सुनी तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि किस तरह के मसाइल ये फेस कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे थे कि आप हमसे ये ब्लैंक चेक लें और हमें बताएं कि ये इतनी फीस है, और हमारी हमने तो बेल ही अप्लाई नहीं की। वो मुझे उन्होंने बताया कि 2 साल से उनका एक बेटा जो है वो BS फिजिक्स उसने की हुई है, वो अभी रिसेंट उसकी लेक्चरार की उसकी अपॉइंटमेंट हुई पहली, और वो पे जिनका केस है उनको आइडिया हो गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि वो 2 साल से उन्होंने बेल मूव नहीं की, ठीक है, और 2 साल से उन्होंने ना ट्रायल स्टार्ट हुआ और ना कोई एविडेंस आई और ना बेल। कहते हैं बेल करे कैसे, इतना माहौल इस तरह का बना हुआ है कि वो चीज़ें करें, तो आप हमारा केस लें और हमारी बेल को मूव करें और ये सारी चीज़ें हों। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। इसमें लोग कहते हैं आप जितनी भी फीस लें, तो मकसद हर काम में फीस मकसद नहीं होता, आपने केस टू केस देखना होता है कि उसको कैसे मैनेज आप कर सकते हैं या आप नहीं मैनेज कर सकते। और क्या आपने ख़ास तौर पे इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इस केस में होता है वो ये है कि क्या कोई ऐसा मामला तो नहीं है जो आनत रसूल की तरफ ले जाता हो और आप उस केस को ले लें। तो जाहिर बात है, दुनिया तो सब कुछ नहीं है, आपने अपनी आखिरत को भी देखना है, बाकी चीज़ों को भी देखना है। तो सबसे बड़ा मामला तो ये है। तो ये लेकिन इस तरह की जो केसेस मैंने अभी जो ऑब्जर्व किए हैं, जो मेरे पास मजीद आए, तो मैंने थॉरली उसको स्टडी किया। तो मैं अभी मजीद देखूंगा इन चीज़ों को कि कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है या कहाँ अगर कोई रोल प्ले किया जा सकता हो, तो मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आज के पॉडकास्ट का सेकंड सवाल है, फिर आखिर पे मैं इंजीनियर साहब की जेलूम एकेडमी के हवाले से बात करूंगा कि क्या कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से इंजीनियर साहब अभी तक कोई सेशन नहीं कर रहे हैं या लेक्चर अभी तक उन्होंने नहीं दिया जमानत के बाद। लेकिन उससे पहले मैं सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, इंतहाई अहम सवाल है आज के पॉडकास्ट का। मुझे बताइए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक तवाना आवाज हैं, मशहूर शख्सियत हैं, उनका केस भी हाईलाइट हो गया और आप जैसे होनहार वकील ने इनका केस ले लिया। मगर माओ के कई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स जो मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के झूठे मुकदमात में कई कई सालों से जेलों में फंसे हुए हैं, इनके मुकदमात कौन लड़ेगा? इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इनकी आवाज कौन बनेगा? क्या इनके मुकदमात इसलिए नहीं लड़े जाते कि वो मशहूर नहीं है या वो इंजीनियर नहीं है? उनके मुकदमात कौन लड़ेगा? उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? देखिए, उनके जितने भी केसेस हो रहे हैं उन्होंने अपने जो है काउंसल्स एंगेज किए हुए हैं, और वो डिपेंड करता है, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको आज़ादी है कि वो अपना जो है वो देख के अपने किसी काउंसिल का अपने का इंतखाब करे, और वो अपनी जिस वो बार एसोसिएशन में वो जाते हैं या वो वहाँ देखते हैं, किसी से पूछते हैं कि कौन इसके लिए बेहतर जो है वो काउंसिल होंगे कि जो उनके केस को अच्छे तरीके से परसू कर सके। तो डेफिनेटली उनको जो है वो काउंसिल जो है वो मैसर आ जाते हैं, जो वकला हैं, अच्छे वकला हैं पाकिस्तान में जो अभी तक काम कर रहे हैं इन केसेस के ऊपर, उसमें बहुत से अच्छे नाम हैं जो केसेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो काउंसिल्स का मिलना जो है उनके लिए मुश्किल है, वो उनकी दस्तियाबी मौजूद है, फेयर ट्रायल वाला जो मामला है उनके लिए मौजूद है। लेकिन अगर कोई इस तरह की जो आप कहें कि जिनके पास वकील अवेलेबल नहीं है, जो नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक पॉलिसी बनाई हुई है, वो लिखेंगे अब तो, बल्कि पंजाब के अंदर भी जो CM पंजाब है उनकी तरफ से भी, प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से भी अगर काउंसिल नहीं है तो वो उनको देंगे और वो उनके लिए काउंसिल भी इंगेज कर देंगे, वो उनका केस जो है फाइट करेंगे। तो वो इस तरह क्या वो का इशू भी नहीं 292C के मुकदमात का इखराज करवा सकते हैं गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए वकला? जी, वो किसी हद तक वो तो डिपेंड करता है ना कि वो जो काउंसिल है वो किस हद तक किसी केस में मेहनत करते हैं और वो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाने के लिए वो कोशिश करते हैं। ये तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो क्या करते हैं। हाँ साहब, एक्चुअली लेकिन मेरा सवाल ये है, माजरत चाहता हूँ खता कराने की, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी बस बेगुनाह नहीं है, और बहुत सारी माओ के लाल हैं जो इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे BS फिजिक्स एक स्टूडेंट है, वो लेक्चरर बनने वाला था, तो उसको भी मुकदमे में फंसा दिया गया झूठा मुबैना तौर पर, जो आप फरमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो फंसे हुए हैं, नहीं, तो मैं उसके इनका देखिए मैं मुकदमा कौन लड़ेगा? उस केस आप के जैसे होनहार मैं केस वकला के को बारे आगे में आना चाहिए इनके लिए भी। मैं उन केस के फैक्ट के बारे में नहीं जानता। मैंने एज एन एग्जांपल आपको बताया कि वो लड़के के खिलाफ ये केस बना है, उसके अब जो बैकग्राउंड है सारा, जब मैं
जब तक मैं उसको डिटेल में नहीं देखता, मैं उसके बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि वो किस तनाज़र में वो केस बना है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। लेकिन लेकिन एक अलमिया है कि इस तरह की जो मैटर हमारे सामने हैं कि उनमें कहीं ना कहीं ये मामला हमें नज़र आता है कि मुश्किलात हैं इसमें, और वो अगर वो प्रॉपरली एड्रेस ना हो तो उनके लिए मसाइल बन सकते हैं। लेकिन अभी आप ये देखें कि जिनके खिलाफ सजाएं जिनके खिलाफ हुई हैं, तो अगर कहीं ना कहीं केस में लकूनाज मौजूद थे तो क्या हाई कोर्ट ने उनकी डेथ सेंटेंस को जो है वो मेंटेन नहीं रखा? उन्होंने नेगेटिव करते हुए उसको जो है वो उनकी डेथ सेंटेंस जो थे उनको ख़त्म किया है, उनको डिसमिस किया है, जो ओपोनेंट साइड के जो एलिगेशंस जो थे उनको। तो अब ये देखें कि ये चीज़ें तो अगर कोई केस इस तरह के बनाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जाके उनके खिलाफ वो डेथ सेंटेंस मेंटेन रहे, तो वो तो कभी भी नहीं होगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपने अगर इस तरह के केसेस को, जैसे आप कहते हैं, को स्पीडी करना है, या आप कहते हैं कि एक बेहतरीन प्रोसीडिंग्स करनी है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अच्छे काउंसलर्स की ज़रूरत होगी कि आप उनको इंगेज करें कि जो आपके मुकदमात को अच्छे तरीके से लड़ें। ये तो अब उनके ऊपर है कि वो किस तरह से उसका इंतखाब करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आज के पॉडकास्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका इस जीवन में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी, उनका लेक्चर, उनका सेशन जेलूम एकेडमी इस वक्त बंद पड़ी है। क्या कानूनी पेचीदगी का लाहक है कि अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपनी उस नशिस्त पर बराजमान नहीं हो रहे, जिस पर देखने के लिए बहुत सारे लोग बेताब हैं, उनको बेचैन है, बिलखुसूस उनके जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो पहले लेक्चर क्या होगा, वो क्या फरमाएंगे, क्या गुफ्तगू होगी उनकी। तो ये कब देखने को मिलेगा, नजर कब आएगा कि इंजीनियर साहब अपना सेशन कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं जमानत के बाद? आप क्या क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं, फिर इंजीनियर साहब को आप उनके अकेडमी में जाने की इजाजत देंगे? यानी लीगल एडवाइस नहीं, क्या है आपकी इंजीनियर साहब? मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है, या मेरी तरफ से हो, कोई पॉसिबल भी नहीं है कि मेरी तरफ से कोई रुकावट हो। हम तो देखें उनके, मैं एज ए कौंसल कोई बात हो तो इनके लीगल एडवाइस दे सकते हैं किसी मामले पे। लेकिन ये जो एकेडमी वाला मामला है, इसमें कोई रुकावट तो है नहीं। इसमें ना तो कोई कोर्ट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, उन्होंने कोई बाउंड किया हुआ है, या कोई इंतजामिया की वजह से बाउंड, तो ऐसा मामला कोई भी नहीं है। तो फिर एक मखसूस एक स्ट्रेटजी की वजह से वो जो है वो उन्होंने अकेडमी ओपन नहीं की। बस वो जैसी वो चीज़ें बेहतर होती है तो इंशाल्लाह वो अकेडमी ओपन आप कर तक क्या लेंगे। लेकिन इत्तलात है, आप तक हाफिज साहब, आप लेकिन तक क्या इत्तलात है, कब तक? ये हमारी पर्सनल डिस्कशन की हद तक है, इसमें कोई पेचीदगी वाली बात नहीं है। मे बी वो नेक्स्ट वीक अपनी अकेडमी ओपन कर लें, मे बी उससे नेक्स्ट वीक वो अपनी जो है वो अकेडमी को ओपन करके वो सेशन स्टार्ट कर लें, तो उसमें पाबंदी तो कोई है नहीं। बस वो उन्होंने एक मुलाकातों वाला मामला उन्होंने कोई रखा हुआ है कि अपने लोगों से मिलना जुलना, बाकी चीजें करना, वो लेकिन उसके अब कर रहे हैं। बतौरे उनका वकील, चूंकि आप लीगल टीम को लीड करते रहे हैं, अब तक कर रहे हैं, आपकी जाती तौर पर क्या राय होगी, मशवरा क्या होगा कि अभी इंजीनियर साहब अकेडमी में ना ही आए, कोई सेशन ना ही दें, लेक्चर ना ही दें? नहीं, मैं तो दोनों सूरतों में कोई रुकावट तो नहीं है। जब रुकावट नहीं है तो मैं उनको कैसे कोई एडवाइस कर सकता हूँ। लेकिन बेहतर मुनासिब ये था कि थोड़ा कुछ दिन के लिए उसको वेट कर लें, और बेहतर है कि उसको वेट करने के बाद उसको ओपन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावट तो है नहीं। बेसिकली आप इंतज़ामिया के साथ अपने चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो बिल्कुल ओपन करें, वो आज करें, वो कल ओपन करें अकेडमी, तो उनके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। और हमारी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ उनको कहें कि नहीं अभी आप ओपन ना करें और ऐसी कोई बात ना करें। हाँ, ये होता है सिर्फ कि आपने केस पे असरअंदाज होने के लिए कोई ऐसी बात ना करें, कोई चीज़ ना करें। वो एक होता है, वो ऑलरेडी वेल अवेयर है इन सारी बातों से, खुद भी वो अब एक कानूनी जंग लड़के आए हैं। वो बैकेंड पे तो जारी बात है, वो खुद थे तो वो सारी चीज़ें हमसे डिस्कस भी होती थी, ये सारी चीज़ें उनके इल्म में है। तो ऐसा मेरे जो माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उनको कहा जाए कि ये रुकावट नज़र आ रही है या ये कोई परेशानी बन सकती है। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसकी वजह से हम कहें कि उनको लेट करना चाहिए या नहीं ओपन करना चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बेहतरीन नशिस्त रही। और मैं समझता हूँ कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो यही है कि इंशाअल्लाह ताला 2026 के आगाज में ही, यानी 2026 का सूरज तुलू होगा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर मुकदमात का इखराज भी हो जाएगा, जो 295 सी के मुकदमात हैं। ये आपकी जानिब से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपने इस पॉडकास्ट में दी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। हाफिज साहब, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं तो जितनी डिस्कशन हमारे साथ होगी, आई थिंक उसमें बहुत डिटेल में आपने क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत ही माशाल्लाह आपने वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरा था कि 20-25 मिनट में या 15 मिनट में वो हो जाएगा, तो आपने वो बात करते करते काफ़ी उसमें वो जो है वो आई थिंक वो 1 आवर तो हो ही गया है।
तो कोई चीज़ मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जो रह गई है जो आपने पूछी ना हो। उसमें तो आई थिंक फर्दर मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आई इंटरव्यू मैं कह दूँगा वो आप ही का देख लें, उसमें सारी बातें तो हमने क्लियर कर दी। अल्लाह पाक आपको ऑल इन सलामत वन रखे। सब कुछ हो गया। हम अब अल्लाह मेरे माइंड में सलामत ऐसी कोई रह नहीं गई आपने जो पूछनी है। अल्लाह सलामत रखे हाफिज़ साहब आपको। अल्लाह तबारक व तआला यूँ ही मुस्कुराता रखे, यूँ ही चहकते रहें, महकते आमीन, रहें, दुआओं की आमीन। दरख्वास्त है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त अता फ़रमाया। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महज़ूज़ हो सकें। डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, वहाँ जाकर हमको फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि मज़ीद इसी तरह की अपडेट से आप महज़ूज़ होते रहें और बर वक़्त पॉडकास्ट का लिंक आपको मिलता रहे। आखिर पर ये कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहव हो गई हो, अल्लाह के हुज़ूर तौबा का तलबगार हूँ, माफ़ी का ख़ासगार हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।